कौन है? माशाल्लाह आज तो सारे ही लोग आए हैं। भाई मैं वालेकुम अस्सलाम उनका कह रहा हूँ जो है ऑलरेडी नहीं आ रहे थे ना, उनका कह रहा हूँ मैं। सलील भाई नहीं आ रहे थे माशाल्लाह इतने दिनों से, वो आए हुए हैं आज। तुम भाई नहीं आ रहे थे तनवीर, तुम भी मेरे ख्याल से गए हुए थे। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो मैं ज़रा आप लोगों को एक नज़र कराऊँ हमने क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स, और ये मैंने आपको लिखवाए भी थे, ठीक है ना। मैंने आपको लिखवाए थे कि ये लिखे डिफेक्ट्स, क्योंकि डिफेक्ट्स होंगे तो ही हमारे पास आगे की बात होगी बॉहर की। अच्छा, बॉहर को पढ़ाने से पहले एक और टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, वो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के अंदर भी मौजूद है, वो हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है भाई, वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा तो बॉहर की बात समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए हमारे पास थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमने जो बात करी ना कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, फिर वो वापस नीचे आ रहा है, यानी ग्राउंड स्टेट से जा रहा है एक्साइटेड में, फिर एक्साइटेड से वापस आ रहा है ग्राउंड में। तो इस दौरान एनर्जी का चेंज, यानी एनर्जी की आना जाना लगा हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास एक ये लेवल है, ये है E1 और ये है E2। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एनर्जी आई, एनर्जी ली, एब्सॉर्ब की, क्या की, एब्सॉर्ब की, और कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर ये नीचे भी तो आएगा ना वापस। ये नीचे कब आएगा, जब ये अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा, यानी इमिट करेगा। तो ये जो एब्सॉर्प्शन और इमिशन, यानी एब्सॉर्ब करना और इमिट करना, ये जो प्रोसेस है, यानी डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं या एब्सॉर्ब करते हैं इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। डिस्क्रीट मतलब लाइन स्पेक्ट्रम वाली बात हो रही है। तो इस दौरान जो एनर्जी इमिट या एब्सॉर्ब हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताई थी ये टर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई, क्वांटम कहते हैं। क्या है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum। और इसी से एक टर्म आया, इसी से एक टर्म आया क्या, क्वांटा। क्वांटा कहते हैं किसे, एनर्जी पैकेट्स को, यानी फोटोन्स भी कहते हैं इन्हें हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किन्हें कहते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो हमारी अल्ट्रा वायलेट लाइट, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारी जो है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। ठीक है, ये एक रेडिएशन है जो स्टार्ट होती है गामा से और मेरे ख्याल से खत्म होती है रेडियो या माइक्रोवेव पे। मैंने इसका बकायदा पूरा एक रेंज आप लोगों को बना के दिखाया था। तो वो कहलाती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इसे हम शॉर्ट में EMR भी कहते हैं। मैं इस बात को जरा दोबारा रिपीट करूं कि मैंने आपको क्या कहा,
कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेता है यानी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करके आता है। तो इस दौरान दो प्रोसेस हुए, एब्जॉर्ब और इमिट। दो प्रोसेस हुए, पहले एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया और फिर इमिट करके नीचे आ गया। जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे हम क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम से वर्ड आया क्वांटा, क्वांटा का मतलब एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन भी कहते हैं। फोटोन यानी जो एनर्जी लेके घूम रहे हैं। अब आपका सवाल आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं, तो भाई आप उसको भी देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? अ काइंड ऑफ रेडिएशन including visible light, radio wave, gamma rays, X-rays, in which electric and magnetic field vary। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, चेंज हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुरू होती है गामा से, गामा फिर आती है एक्सरे, फिर आती है शायद यूवी, फिर आती है विजिबल, फिर आती है आईआर, फिर आती है रेडियो वेव और फिर आती है शायद माइक्रोवेव। ठीक है भाई, ये रेज है, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है। तो इस पर प्लैंक्स कांस्टेंट ने, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो आई, तो प्लैंक्स का जो थ्योरी थी वो साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक्स। ठीक है भाई। इसने कहा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसने कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा टेढ़ा वी बनाते हैं। ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम नू कहते हैं, नू। लोग न्यू भी कहते हैं, न्यू। ठीक है, एन ई यू भी कहते हैं और नो भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का है, थोड़ा टेढ़ा वी बनता है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए ये फॉर्मूला लेकर आया, और वो फॉर्मूला बना, यानी सॉरी एक कांस्टेंट लेकर आया, उस कांस्टेंट को एच कहते हैं। तो फॉर्मूला बना E इज इक्वल्स टू एच नो, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है भाई। तो इसकी कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूं। तो this theory was proposed by a German physicist Max Planck in 1900 to describe the emission of radiation। emission of radiation के मुतालिक बताया। इसने कहा कि एटम एब्जॉर्ब और एमिट लाइट या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स और मल्टीपल ऑफ इट। यानी जरूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी एन भी हो सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं भाई, मैक्स प्लैंक का। आप हेडिंग बनाएंगे मैक्स प्लैंक या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हेडिंग बना लें। और पहला पॉइंट लिखें, एटम एब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी in the form of small wave। जी जी है, ये रिड्यूस में है और नहीं भी है तो इसके बगैर काम नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि मैं अभी सब क्लासेस को पढ़ाता हुआ ही आया हूँ इसको, क्योंकि इसके बगैर बहुत नहीं होगा हमारा। अच्छा, ये पेपर में आता नहीं है, मैं भी आपको बताऊं। पेपर में मैक्स प्लैंक कांस्टेंट या ये प्लैंक्स थ्योरी न्यूरी क्वांटम थ्योरी से कुछ नहीं आएगा। इससे सिर्फ एक एमसीक्यूज आता है, और वो एमसीक्यूज आता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि एमसीक्यूज क्या आता है। ठीक है, ये सिर्फ बात अपनी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जब तक लिखोगे ना समझ नहीं आएगी, सिर्फ इसलिए। याद नहीं करना, ठीक है ना, मैं कभी पेपर में किसी पूछूंगा।
or multiple of it called as क्वांटा। क्वांटा कहते हैं भाई, क्वांटा एनर्जी पैकेट्स को कहते हैं। ये हो सकता है एच न्यू हो, ये हो सकता है भाई 2H न्यू हो, ये हो सकता है 3H न्यू हो, यानी मल्टीपल का मतलब यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ इट का मतलब ये था। The amount of energy depends upon the frequency, यानी E is directly proportional to nu यानी फ्रीक्वेंसी। क्या है ये फ्रीक्वेंसी? और फिर हम इसको कांस्टेंट लाते हैं तो ये H आता है। H क्या है? H हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। हम यहाँ लिखेंगे वेयर H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, मैं दोनों लिखता हूं यहाँ पर। H की एक वैल्यू एसआई सिस्टम में, और वो है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और दूसरी वैल्यू है इसकी 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस में है। ये बात एमसीक्यूज में आती है भाई। वो पूछते हैं कि बताएं एच की वैल्यू क्या है, और वो ऐसे घुमाते हैं ना जिसकी कोई सोच है। वो क्या करेंगे, यही चार वैल्यूज होंगी और ऐसे घुमा रहे होंगे ना इन्हीं चार वैल्यूज में, वो क्या करेंगे -34 में अर्ग भी लिख देंगे। अब आप परेशान हो गए, और अगली वैल्यू लिख देंगे माइन ये 6.65 इंटू 10⁻⁻27 जूल लिख देंगे। तो तीन तो ऐसे ही बना देंगे ये घुमा के। तो हमें याद रखना है कि जूल में 34 है, अर्ग में 27 है। ठीक है, -34 जूल है, -27 अर्ग है, -37 जूल है, -27 अर्ग है। तो ऐसे याद रखनी बात को, और इस टॉपिक से कुछ नहीं आता। ये लिख ले पॉइंट, फिर उसके बाद मैं जो है वो और पे आता हूँ। सर स्लाइड थोड़ी ऊपर कीजिएगा। लिख ले तो बताइएगा भाई। वैसे ही 40 मिनट का हो गया सेशन, तो ऑटोमेटिकली बंद होगा ये। मैं चाहता हूँ बहुत मुकम्मल हो। चले भाई, बोहर भाई शुरू करते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी।
बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी 1913 के अंदर। इसका सही जो पूरा नाम है वो है नील बोहर, ठीक है भाई, NIEL, नील बोहर, ठीक है भाई। और इसकी थ्योरी आई थी 1913 में। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज आज तक कभी भी ना हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं आया एमसीक्यूज ना, कि वो पूछ ले भाई नील बोहर ने कब दिया था, मैक्स प्लैंक कब आया था, वो कब डिस्कवर हुआ, ये कभी कोई नहीं पूछता। हिस्ट्री नहीं पूछेंगे आपसे। तो बोहर के जो पॉइंट्स हैं वो डिफेक्ट्स और रदरफोर्ड पर है। रदरफोर्ड के दो डिफेक्ट थे, मैं आपको याद कराता हूँ। पहला डिफेक्ट रदरफोर्ड का ये था कि लोगों ने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है बेटे, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, अगर 64 MB से कम हुआ तो मैं पेंसिल चार्ज कर दूंगा। जी जी बेटे कर दूंगा मैं। अच्छा, मेरी जब तक ये पेंसिल चार्ज हो रही है एप्पल ये इसकी आईपैड की, तो तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ी चार्ज हो जाएगी पेंसिल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, नील बोहर ने रदरफोर्ड के दो टॉपिक यानी दो जो पॉइंट्स थे उन पर बात की। पहला पॉइंट क्या था? पहला डिफेक्ट ये था कि हमारा ये कह रहे थे लोग कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो इसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी, और जब एनर्जी लॉस हो रही होगी तो इसे जो है वो गिरना चाहिए न्यूक्लियस पर, मगर नहीं गिर रहा। पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट ये था कि भाई जब ये कंटिन्यूस घूम रहा है और कंटिन्यूस एनर्जी लॉस हो रही है तो इसे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनाना चाहिए, मगर ये बना रहा था कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इन दो बातों पर था मसला। तो इन दो बातों पर आए बोहर। बोहर भाई ने बोला, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पर घूम रहा है इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एनर्जी पे फर्क तो उस वक्त पड़ेगा जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए। अब हो सकता है ये नीचे से ऊपर चला जाए या ऊपर से नीचे आ जाए, तब इसकी एनर्जी पे फर्क आएगा। और जब ये एनर्जी पे फर्क आएगा, तो जब एनर्जी पे फर्क जो आ रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल जाने पे, यानी ये वाली बात, ये जो मैंने यहाँ बनाई है दो लेवल E1 और E2, इस बात की अगर हम बात करें तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो क्या बनते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे प्रिज्म से गुजारें तो वो डिस्क्रीट लाइंस देते हैं अलग अलग। और मैंने आप लोगों को ग्रुप पे सेंड किए थे वो 4-5 स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, देखा अलग अलग स्पेक्ट्रम आते हैं और हर एक का डिफरेंट है। शायद आप लोगों ने देखे हो, उसमें से एक दो का तो रिप्लाई आया था, बाकी पता नहीं देखे नहीं देखे। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम भेजा, हीलियम का भेजा था, नियॉन का भेजा था, ऑक्सीजन का भेजा था, कार्बन का भेजा था, तकरीबन को 4-5 भेजे थे। इसमें तनवीर का और मेरे ख्याल से अनीक शाहिद का तो रिप्लाई आया था। तो उसमें लाइंस बहुत सारी आती है ना, तो वो लाइन सबकी अलग अलग होती है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन से नहीं मिल रहा, कार्बन का पूरे 118 में से किसी से नहीं मिल रहा। तो लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसकी जो लाइट इमिट होती है, जो निकल रही है, उसको प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ये क्या करता है? लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ऐसा फिंगरप्रिंट के तौर पे यूज होता है। तो इसी बेसिस पर बोहर ने अपनी थ्योरी दी। और बोहर ने क्या कहा उस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। पेंसिल हो गई है चार्ज मेरी थोड़ी सी, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो हम बात कहते हैं, टू ओवरकम द डिफिकल्टीज in Rutherford atomic model and to explain the line spectrum he proposed his atomic theory। क्या एटॉमिक थ्योरी थी भाई? हेडिंग बनाओ पोस्टुलेट्स की।
सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? सबसे पहला, द इलेक्ट्रॉन in an atom revolves around the nucleus on a circular path of fixed size called as orbit. इसने पहली बार जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसे ऑर्बिट का नाम दिया। जब तक इससे पहले किसी ने ऑर्बिट नहीं कहा, एनर्जी लेवल चल रहा था, तो इसने ऑर्बिट का नाम दिया कि भाई जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ पर उसे ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बात इसने कही, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन remain in the same orbit it does not lose or gain energy, and such orbits are called stationary orbit. उसे ऐसे ऑर्बिट्स को नाम दिया स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट। सॉरी, ये सारी वो बातें मैं लिख रहा हूं जो मैं आप लोगों को समझा चुका। फिर ये कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, वही वाली बात, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आएगा जाएगा, जो कहानी होगी उसकी बात करें, तो इसने कहा कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन jump from a lower energy level to higher energy level, it absorb energy and, और दूसरी उल्टी बात, and when electron jump from higher energy level to lower energy level, it emits energy. ठीक है भाई, दो बातें, एब्सॉर्ब करेगा और एमिट करेगा। अब बात को समझ लेते हैं। मैं दोबारा से दो एनर्जी लेवल बनाता हूँ, ये आप लोग नहीं बनाएंगे, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नहीं कहता, मैं कहता भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो क्या कर रहा होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, तभी नीचे आया। तो जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा होगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि भाई ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम इसे E2 माइनस E1 कह सकते हैं। डिफरेंस निकालना होगा मुझे,
अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो मैं क्या कहूँगा, E2 माइनस E1, ठीक है। और E2 माइनस E1 किसके बराबर होता है? एच न्यू के सर बराबर होता है। E1 माइनस E2 होगा ना। अच्छा ऊपर से नीचे आ रहा है ना, डिफरेंस अच्छा निकालना है अच्छा, ना। E2 ऊपर है ना सर। हाँ, तो E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 क्या कहलाएगा, डेल्टा E, और डेल्टा E बराबर हो गया किसके, एच न्यू के। और ये बात किसने बताई थी हमें, प्लैंक्स ने बताई। अगर मैं प्लैंक्स नहीं पढ़ाता ये बात नहीं समझा सकता था कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी से, और एच आ गया उसका कांस्टेंट। तो E2 माइनस E1 यानी ऊपर से नीचे आते हुए जो एनर्जी निकली होगी उसको मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज कर लिया क्या, डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो इसीलिए अब मैं अगला जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो इसी पर बेस करता है, और ये पूरी बात आपको समझ आ जाएगी कि ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एनर्जी लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन must be equal to अच्छा बेटे, हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब होता नहीं है। हम ज्यादातर बात इमिशन की कर रहे होते हैं, मेजोरिटी जगह पर ना इमिशन हो रही होती है, तो हम इमिशन को मद्देनजर रखते हुए हम मालूम करते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फारिग बैठा हुआ था, एनर्जी आई, एनर्जी मिली, ऊपर चला गया। तो एनर्जी दी ना, तो वो जो एनर्जी दे रहे हैं वो तो पता है कितनी है, ठीक है, वो ऊपर चला गया। ऊपर गया होगा तो थोड़ी सी एनर्जी ऊपर जाने में यूज हुई होगी ना, ऐसा ही है। तो हमें E1 तो पता था ना, फिर वो ऊपर गया, ऊपर जाने में कुछ एनर्जी यूज हुई। अब वो जब नीचे आएगा तो वो उतनी एनर्जी लेके थोड़ी आ रहा है, नीचे से ऊपर जाने में। इसकी तो मैं ऐसे एग्जांपल दूं, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं कि भाई मैं वाटर पंप पे हूँ, मुझे जाना है गुलशन, मैंने 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया। खैर 100 रुपए का पेट्रोल क्या नजर आएगा, 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, मैं गया वाटर पंप से गुलशन। अब मैंने पेट्रोल वाटर पंप पे डलवाया था 100 रुपए का, तो गुलशन तक पहुंचते हुए क्या वो 100 रुपए का ही रहा, नहीं ना, कम कम हुआ होगा, यूज हुआ होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको मालूम करने के लिए, मुझे E1 पता था, मैंने 100 रुपए का यूज किया था, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक मीटर वीटर कोई लगा होगा उसमें दोबारा पेट्रोल डलवाऊंगा, उसको उससे माइनस कर दूंगा, उसको मैं उससे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो फिर मुझे पता चल जाएगा, उसको जब मैं उससे माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वाटर पंप से गुलशन जाते हुए पेट्रोल कितना यूज हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से कि E1 से मैं गया कहाँ, E2, तो एनर्जी पता थी। अब E2 से जब नीचे आऊंगा तो माइनस करूंगा ना मैं, E2 माइनस E1। समझ आ गई बात? भाई मैं वाटर पंप पे था, मैंने पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है, 100 रुपए का या जितने का भी डलवाया, चलो मैंने टैंक फुल कराया, सब छोड़, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, टैंक फुल करवाया। भाई जिनको नहीं आया मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने वाटर पंप पे, पेट्रोल पंप था, मैंने वहां से पेट्रोल का टैंक फुल करा दिया अपना। अब मैं वहां से चला और मैंने क्या किया, मैं गुलशन तक गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी की टैंक में 40 लीटर आता है, मैंने 40 लीटर टैंक फुल करा दिया, ठीक है, कांटा ऊपर चला गया मेरी गाड़ी का। अब मैंने क्या किया, मैं गया गुलशन, और गुलशन पर मुझे चेक करना था कि भाई कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ। तो मैंने क्या किया, गुलशन के पेट्रोल पंप पे दोबारा मैंने क्या किया, पेट्रोल डलवाया। अब जब मैं यहां से वहां गया तो 40 लीटर पेट्रोल डलवाया था, अब जब मैं वहां गया तो 2 लीटर पेट्रोल डाला। कितने लीटर पेट्रोल डाला भाई, 2 लीटर। अब मुझे कितना, मुझे कैसे पता चलेगा कंज्यूम कितना हुआ, बताओ कितना कंज्यूम हुआ? 38। भाई 38 थोड़ी कंज्यूम हुआ,
2 लीटर ही तो सर 2 कंज्यूम हुआ। लीटर हुआ ना सर। 2 लीटर ही तो कंज्यूम हुआ, क्योंकि मैंने वहां जब डलवाया तो 2 लीटर ही आया, 40 में 2 लीटर आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लीटर कंज्यूम हुआ मेरा, ठीक है, और 38 लीटर बचा, ऐसा ही है। तो जो हम E2 माइनस E1 निकाल रहे हैं, हम वो एनर्जी निकाल रहे हैं जो कंज्यूम होने के बाद बच रही है। अब मेरे पास 40 एनर्जी थी, ठीक है, मैंने 2 कंज्यूम कर दी, जब मैं वापस आया तो कितनी थी भाई? 38। समझ आ गई अब बात? तो कंज्यूम 2 हुई, जो बची वो है E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 क्या है? जो बच गई, यानी जो इमिट हो रही है वो कितनी रह गई कंज्यूम होने के बाद, इसे कहते हैं E2 माइनस E1। तो एब्जॉर्ब हुई, ऊपर गया, कंज्यूम हो के, यानी ऊपर जाते हुए यकीनन कुछ कंज्यूम हुआ, फिर जब वो वापस नीचे आया तो जो बची उसको हम कहते हैं E2 माइनस E1, और जो बराबर है किसके? h न्यू के। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एनर्जी लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द difference of two energy levels this emitted energy यानी डेल्टा E yield a single unique स्पेक्ट्रल लाइन। ये क्या करेगी? एक स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगी, यानी लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगी। तो हम इसीलिए इसको लिखते हैं कि भाई E2 माइनस E1 बराबर है h न्यू के, तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा किसके? h न्यू के। टाइम कम रह गया है, आखिरी पॉइंट थोड़ा टाइम लेगा, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, समझा मैं कल दूंगा या कोशिश करूंगा अगर अभी कंप्लीट हो जाए। और ये 5वां पॉइंट ही बेस है आगे की डेरिवेशंस पे, ठीक है ना, आगे की डेरिवेशन पे बेस्ड है। जरा मुझे बताओ मोमेंटम किसे कहते हैं पहले तो? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी ना, एमवी। एमवी क्या कहलाता है? मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन के पास होगी मोमेंटम? एक इलेक्ट्रॉन है, होगा। एक इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन साहब ये रहे, ये इस पे घूम रहे हैं, तो इसके पास यकीनन मोमेंटम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक मास है और ये घूम रहा है, तो वेलोसिटी होगी, तो इसीलिए इसके पास क्या है? मोमेंटम, mv। ताहिर भाई यही आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी बात पे आ रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा घुमा के आ रहा था ताकि बात सबको समझ आ जाए, आप क्लिक कर गए। अब ये एक स्फीयर है ना, ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस 2 पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर। एक सरकमफेरेंस सर्किल का कितना होता है भाई? 2 पाई आर, ठीक है, एक सरकमफेरेंस कितना होता है हमारा? 2 पाई आर। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्यों भाई? मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये दोनों बराबर हैं किसके पता है? ये दोनों बराबर है किसके? h के। किसके बराबर है? h। h किसे कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट के। ये प्लैंक्स ने क्या किया था? कैलकुलेट। h के बराबर है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं? मैं कहूं भाई कि मैं क्या करूं, एम वी और आर को एक साथ ले लूं,
और 2 पाई को उठा के यहाँ ले जाऊं, तो कोई फर्क पड़ेगा? सिर्फ फॉर्मूला चेंज किया है मैंने। अब ये mvr क्या है? mv तो थी हमारा मोमेंटम। अब क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी रेडियस आ गया, रेडियस का मतलब क्या हो गया? एक सर्कुलर पाथ। तो ये क्या हो गई हमारी? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? जैसे एक वेलोसिटी है, मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी ना, सीधा जा रहा हूँ। अब यही मैं क्या करूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, चौरंगी पे घूम रहा हूँ। अब मैं चौरंगी पे मैं घूमूंगा तो अब वेलोसिटी कौन सी होगी? क्योंकि मैं एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? एंगुलर। सीधा सीधा जा रहा था, लीनियर। इसी तरह से हमारे पास मोमेंटम तो mv है इलेक्ट्रॉन की, बट क्योंकि वो घूम एक सर्कुलर पाथ पे रहा है, तो उसकी जो मोमेंटम होगी वो कौन सी होगी? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? mvr। और mvr क्या है? h अपॉन 2 पाई। ठीक है जी। तो h अपॉन 2 पाई की बात यानी एक ऑर्बिट की हो गई। ऑर्बिट्स तो एक से ज्यादा होते हैं। ऑर्बिट क्या होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं। ऐसा ही है ना भाई? तो इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं? हम कहते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होगा n की वैल्यू, पहले ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे में n की वैल्यू 2 होगी, तो n क्या हो गया? ऑर्बिट्स। तो यही बात इसने बताई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गई किसके? nh अपॉन 2 पाई के। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस। तो इसने चौथा जो पॉइंट दिया, सॉरी पांचवा जो पॉइंट दिया, वो क्या दिया वो मैं लिख रहा हूं। इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, भाई ये पॉइंट लिख लो, एंड circumference of stationary orbit is equal to Planck's constant। ठीक है, तो इसके लिए ये आया mv मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r बराबर है किसके? h के। ठीक है, और हमने कहा कि mvr बराबर होगा h अपॉन 2 पाई के, और मैंने n लिखा इसलिए where mvr is angular momentum। ठीक है भाई, तो मैं ये वाली बात को जरा मिटाकर तमीज से लिख रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम is equals to nh upon 2 pi। बेटा सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, बस यहां तक लिखना है आपने, नीचे वाली बात तो सिर्फ समझा रहा था। जल्दी जल्दी लिख ले भाई, क्लास एंड हो जाएगी, मैं दोबारा शुरू नहीं करूंगा, अभी बता रहा हूँ। लिख लिया सर। ठीक है, तो ये थे बोहर के पोस्टुलेट्स। अगली क्लास हमारी अल्लाह करे फिजिकल हो, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो डेरिवेशन वही कराऊं।